हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाँ जी बेटे, इस वीडियो में हम आपका एक और चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं बेटे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको रिवाइज कराने जा रहा हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इनटेंजिबल एसेट्स। इससे पहले मैंने आपको AS10 PPE का रिवाइज कराया था, उसके 2 वीडियोस दिए थे। इसका एक ही वीडियो है और ये AS10 के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स नहीं है। वो कॉम्प्लेक्स था, ये सिंपल है, एक ही वीडियो में हो जाएगा। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये हमारा 19वें चैप्टर का रिवीजन है। इससे पहले मैं आपको 18 चैप्टर रिवाइज करके दे चुका हूं, यूट्यूब पे पड़े हैं, चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। ये नंबरिंग वाइज 19वां रिविजनरी वीडियो है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं जो दो बातें कहता हूं वही 2 बातें बोलूंगा। पहला, मैं स्लो बोलता हूं, स्पीड आप एडजस्ट कर लेना यूट्यूब पे 1.5x 1.4x जिस स्पीड पे आप देखना चाहते हो उस स्पीड पे आप इसको एडजस्ट कर लेना, अगर आपको मेरी बोलने की स्पीड कम लगे तो। दूसरा, ये जो स्क्रीन के ऊपर मैंने नोट्स लगाए हैं बेटे, ये वही नोट्स हैं जो आपने क्लास में लिखे थे। मैंने रेगुलर बैच में आपको लिखवाए थे और आपने कॉपी पे लिखे थे, इसलिए आपको अपनी क्लास कॉपी खोल लेनी चाहिए। मैं क्लास कॉपी से रिवीजन कराऊंगा, जैसे जैसे हमने लिखा है वैसे वैसे रिवाइज करते चलेंगे तो चीजें कवर अप हो जाएंगी। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है लेकिन वो मुझसे नहीं पढ़ा, उसको ये नोट्स चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप जाओ, वहां पे एक मैसेज पिन किया हुआ है, वहां पे सारे नोट्स पड़े आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो को आप रेफर कर सकते हो। लेकिन ये नोट्स वही है बेटे जो मैंने क्लास में लिखवाए थे। तो मैं इस वीडियो को बेटे स्टार्ट करता हूं। इस वीडियो में मेरे पास सबसे पहले है पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 का मतलब समझते हो, लेक्चर नंबर 1, वीडियो नंबर 1, जहां से हमने क्लास शुरू की थी अपनी। मैंने सबसे पहले आपको एप्लीकेबिलिटी बताई थी बेटे, हमेशा बताता हूं, हर एएस में बताता हूं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 अप्रैल 2003 से एप्लीकेबल हुआ और इसकी नेचर है मैंडेटरी फॉर ऑल, किसी के पास कोई एग्जम्पशन नहीं है। कॉर्पोरेट, नॉन कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट में क्या क्या आते हैं, एसएमसी, नॉन एसएमसी। नॉन कॉर्पोरेट में लेवल 1 2 3 4, 2 3 4 को हम कह देते हैं एमएसएमई। चैरिटेबल ट्रस्ट हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ एक तरह की एंटिटीज हैं जो AS26 नहीं लगाती और वो है इंड AS कंप्लायंस। अगर किसी कंपनी पे इंड AS लग गए तो वो इंड AS 38 फॉलो करेंगे, और अगर किसी कंपनी पे इंड AS का एप्लीकेशन नहीं है तो वो AS26 फॉलो करेंगे। और इंडिया में आपको अच्छी तरह से पता है 2 तरह की एंटिटीज है जो इंड AS फॉलो करती है। पहला लिस्टेड, सारी लिस्टेड कंपनियां इंड AS लगाती हैं, और अगर कोई कंपनी अनलिस्टेड है लेकिन उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है तो वो इंड AS लगाती है, बाकी सब AS लगाते हैं। तो AS है ही किसका, जिन कंपनीज की नेटवर्थ 250 करोड़ से नीचे नीचे और वो अनलिस्टेड है, वो AS लगाती हैं। तो जिन कंपनीज पे इंड AS लगते हैं वो इंड AS 38 लगाएंगे, जिन पे AS लगते हैं वो AS26 लगाएंगे। हम इंटर में है तो AS पढ़ेंगे, फाइनल में आएंगे तो इंड AS पढ़ लेंगे, कोई चक्कर ही नहीं है। और फिर मैंने सबसे पहली बात आपको बताई थी, मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट। हमारा पढ़ने का यही तरीका है, किसी भी AS को हम शुरू करते हैं, पहले उसकी डेट लिखते हैं, फिर डेफिनेशंस में चले जाते हैं। जो AS आप पढ़ना चाहते हैं, अगर उसकी डेफिनेशंस आपको नहीं आती, आपको उसका मीनिंग ही नहीं पता, तो फिर अकाउंटिंग करने का क्या फायदा। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट पढ़ते हैं तो मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री पढ़ते हैं तो मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री, पीपी पढ़ते हैं तो मीनिंग ऑफ पीपी, इंटेंजिबल पढ़ा था तो मीनिंग ऑफ इंटेंजिबल। किसी भी AS में कोई भी वर्किंग आपने शुरू करनी है तो स्टार्टिंग बेसिक से शुरू करते हैं। तो मैंने आपको क्लास में बताया था बेटे, ये देखो ये नोट्स आपकी कॉपी में लिखे हुए सारे के सारे। अगर आप किसी भी एसेट को इंटेंजिबल एसेट कहना चाहते हो तो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी। अगर कोई एसेट इन 3 कंडीशंस को पूरा कर देगी तो हमने उसको इंटेंजिबल बोला था। पहला, ये फिजिकल एसेट्स नहीं होते, इट शुड हैव नो फिजिकल सब्सटेंस, कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी सीन। टेंजिबल और इंटेंजिबल में क्या फर्क है, ये फर्क है। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल सब नजर भी आते हैं, वो टेंजिबल होते हैं। लेकिन इनटेंजिबल का मतलब है जिनको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इनका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है। दूसरी कंडीशन, इट शुड बी अ नॉन मॉनेटरी एसेट। नॉन मॉनेटरी मतलब इट शुड बी हेल्ड फॉर यूज बट नॉट फॉर रीसेल। आप इनको यूज करेंगे। कोई ऐसा एसेट जिसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, ना नजर आ रहा है ना छू सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको बिजनेस में यूज करेंगे, हम रीसेल नहीं करेंगे, क्योंकि रीसेल करते हैं इन्वेंट्री को।
तो ये सेम कंडीशन हेल्ड फॉर यूज वाली पीपीई में भी थी। पीपीई में और इंटेंजिबल में क्या फर्क है? वो टेंजिबल होते हैं, ये इंटेंजिबल है। कैन बी टच्ड, कैन नॉट बी टच्ड, कैन बी सीन, कैन नॉट बी सीन, लेकिन दोनों के दोनों हेल्ड फॉर यूज होते हैं। पीपीई को भी बिजनेस में यूज करते हैं, इंटेंजिबल को भी बिजनेस में यूज करते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, कहीं भी हेल्ड फॉर यूज होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन, इट शुड बी एन आइडेंटिफिएबल एसेट। और यहां पे हमारा बड़ा झगड़ा हुआ था, अगर किसी एसेट को हम देख नहीं सकते, किसी एसेट को हम छू नहीं सकते, तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो उसको आइडेंटिफाई किया था हमने वैल्यू से। अगर कोई एसेट नजर नहीं आ रहा लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब मैं किसी को बोलूं जी मेरे पास एक एसेट है, वो कहेगा दिखाओ, मैं है नहीं, लेकिन है, नजर नहीं आ रहा लेकिन है, कैसे प्रूव करोगे? उसकी वैल्यू से। अगर आप किसी एसेट को बेच सकते हैं, कैन बी सोल्ड। अगर आप किसी एसेट को किराए पे दे सकते हैं, कैन बी गिवन ऑन रेंट। आप किसी एसेट को एक्सचेंज कर सकते हैं, ये एसेट दिया है और सामने वाले की एसेट लिया है, तो वैल्यू है उसके अंदर, तो प्रूव हो जाएगा कि एसेट आपके पास है। तो इनटेंजिबल एसेट्स आपको नजर नहीं आ रहे लेकिन फिर भी उनको वैल्यू से प्रूव करते हैं। तो अगर कोई एसेट आपके पास है और सामने वाला उसके पैसे देने को तैयार है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि एसेट चाहे फिजिकली आपके पास नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करती है। तो पहला फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, दूसरा हेल्ड फॉर यूज है, तीसरा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि उसका वैल्यू है हमारे पास कुछ ना कुछ। तो आप ये तीन कंडीशन पूरी करो, आपकी वो एसेट इनटेंजिबल बन जाएगी। फिर मैंने एक बात और बताई थी कि इनटेंजिबल्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब इनको बैलेंस शीट में लेके जाना है। तो बैलेंस शीट में अगर आप इनको जगह देना चाहते हो तो आपको तीन कंडीशन और पूरी करनी पड़ेंगी। तो या तो इंटेंजिबल बैलेंस शीट में जाएगा या पी एंड एल में जाएगा। तो मैंने आपको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बताया था, अगर आप किसी भी इंटेंजिबल को आइडेंटिफाई करने के बाद आप ये कह रहे हो जी इसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, ये हेल्ड फॉर यूज है और ये आइडेंटिफिएबल है, सिर्फ तीन कंडीशन आपने पूरी की है तो इंटेंजिबल आपके पास प्रूव हो गया। लेकिन इसको बैलेंस शीट में अगर आप जगह देना चाहते हैं, अगर आप इस पे अमोर्टाइजेशन पॉलिसी लगाना चाहते हैं, तो आपको तीन कंडीशन और पूरी करनी पड़ेंगी। और अगर आपने अगली तीन कंडीशन पूरी नहीं की, पीएनएल में राइट ऑफ करके परे मारेंगे हम। तो कहने के लिए तीन कंडीशन है, टोटल तो 6 कंडीशन हो गई, तीन इंटेंजिबल्स की और तीन रिकॉग्निशन की, बैलेंस शीट में जगह देने की। तो मैंने आपको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कराया था सेकंड कॉन्सेप्ट में, ये हमारा रिकॉग्निशन क्राइटेरिया था बेटे। ये देखो, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, रूल्स टू रिकॉग्नाइज इंटेंजिबल एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। किताबों में कैसे लेके आएंगे, उसके लिए मेरे पास तीन कंडीशन और थी जो मैंने आपको पढ़ाई थी थ्योरेटिकली। पहली कंडीशन, ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब क्या है? मेरे पास एक पेटेंट है लेकिन वो अनडिस्प्यूटेड होना चाहिए। मान लो मेरे पास किसी प्रोडक्ट को बनाने का पेटेंट है, किसी टेक्नोलॉजी पे मेरे पास पेटेंट है, लेकिन सामने वाले ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया जी ये टेक्नोलॉजी तो हमारी है, तो वो डिस्प्यूट में चला गया, फिर आपके कंट्रोल में कहां है? कंट्रोल का मतलब है प्योर ऑनरशिप, अनडिस्प्यूटेड ऑनरशिप। अगर मैं किसी सामने वाले को एसेट के बेनिफिट लेने से रोक सकता हूं तो उसको प्योर ऑनरशिप मानते हैं। मेरी बात समझते हैं? तो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, अनडिस्प्यूटेड ऑनरशिप होनी चाहिए। अगर वो डिस्प्यूट में तो उसको बुक्स में मत लेके आओ। एक और कंडीशन, उसकी कॉस्ट का रिलायबल एस्टिमेट होना चाहिए। आपने इंटेंजिबल कितने में खरीदा, उसकी क्या कॉस्ट है आपके लिए आपको पता होनी चाहिए। कॉस्ट ही नहीं पता तो बुक्स में एंट्री कैसे पास करोगे? और तीसरी कंडीशन, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जिस एसेट को आप बैलेंस शीट में शो करना चाहते हो वो एंटिटी के लिए प्रॉफिटेबल होना चाहिए, उसका कोई ना कोई वैल्यू इन यूज होना चाहिए, मतलब कैश इनफ्लोज होने चाहिए। तो ये 6 कंडीशन मैंने आपको बताई थी। नो फिजिकल सब्सटेंस, नॉन मॉनिटरी, आइडेंटिफिएबल, अनडिस्प्यूटेड ऑनरशिप, और पांचवा था हमारा रिलायबल कॉस्ट, और छठा था हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये 6 कंडीशन पूरी करोगे तब जाके इंटेंजिबल आपकी बैलेंस शीट में आएगा। ये पूरी कहानी मैंने आपको बहुत प्यार से पूरे एक लेक्चर में समझाई थी बेटे। कोई क्वेश्चन तो कराया नहीं था, पहले वीडियो में बस इतना ही बताया था आपको। फिर मैंने आपको एग्जांपल्स बताए थे कि इंटेंजिबल्स क्या क्या होते हैं। इंटेंजिबल्स के एग्जांपल्स बताए थे, ये आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूं फिर मैं बोलता हूं। ये मैंने आपको टोटल 10 एग्जांपल बताए थे। पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, 4 तो ये थे। पांचवा रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
दिख रही है आपको स्क्रीन पे। सिक्स्थ, लाइसेंस। लाइसेंस किसी भी चीज का हो सकता है, माइनिंग का, फिशिंग का, स्टॉक मार्केट का, अगर आप ब्रोकर हैं तो लाइसेंस किसी भी फॉर्म में हो आपके पास। सातवां एडवर्टाइजिंग सस्पेंस। आठवां प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। नौवां नाइन्थ स्टार्टअप कॉस्ट। और 10वां स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। मैंने आपको जब 10 एग्जाम्पल कराए थे तो नीचे वाले जो 4 थे, नीचे वाले 4, नीचे से चेक करो स्क्रीन के ऊपर, ये 4 एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, स्टार्टअप कॉस्ट और हमारा स्टाफ ट्रेनिंग। ये जो 4 चीजें हैं ये इंटेंजिबल होती नहीं है। लिस्ट में क्यों रखा? क्योंकि AS 26 डिस्कस करता है इनको पैराग्राफ 56 के अंदर, और कुछ नहीं है। आगे जाके मैंने आपको पढ़ाया था, आपको पता भी है, आप तो रिवीजन कर रहे हैं, आप तो कॉन्सेप्ट आते हैं आपको। इन चारों को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ किया था और हमने बोला था इनको बैलेंस शीट में जगह नहीं देनी। इनको इंटेंजिबल की डेफिनेशन में क्यों रखा हुआ है? क्योंकि AS 26 इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गाइड करता है आपको, और ये इंटेंजिबल होते नहीं है। पैराग्राफ 56 में जाएंगे, उठा के P&L में मारेंगे। इनको अमोर्टाइज नहीं करते, हम इनको राइट ऑफ करते हैं। तो ऊपर के जो 6 चीजें हैं वो आपके इंटेंजिबल्स हैं, उनको बैलेंस शीट में रखेंगे भी और अमोर्टाइज भी करेंगे। अमोर्टाइज कैसे करेंगे? उसकी अमोर्टाइजेशन पॉलिसी हमने पढ़ी हुई है। तो ये पूरी कहानी मैंने आपको सुनाई थी बेटे। ये देखो ना, लिखा हुआ था आइटम 7 to 10 आर नॉट इंटेंजिबल बट हैव बीन डिस्कस्ड इन AS 26। पूरी कहानी आपको बताई हुई है। फिर हमारा लेक्चर नंबर 1 खत्म हो गया था। पूरे एक वीडियो में सिर्फ डेफिनेशन कराई थी आपको। फिर हम आगे थे सेकंड वीडियो में बेटे। सेकंड वीडियो में आपको बताया था एक्विजिशन ऑफ इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल को खरीदने के हमने 6 केसेस पढ़े थे, जैसे हमने PPE में पढ़े थे, पर ये PPE की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है। 6 केस हैं। पहला, आप कैश में परचेज कर सकते हो, किसी भी इंटेंजिबल को कैश में खरीद लो। दूसरा, एक्सचेंज। तीसरा, एक्सचेंज बाय शेयर्स। एक्सचेंज 2 तरह के होते हैं, एसेट्स का एक्सचेंज और शेयर्स का एक्सचेंज। आपने एक एसेट लिया, पुराना एसेट दे दिया, आपने नया एसेट खरीदा, अपने शेयर इश्यू कर दिए। तो इंटेंजिबल को खरीदने के टोटल 6 केस थे। पहला कैश, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, एक्सचेंज बाय शेयर्स, और चौथा था हमारा अमेलगामेशन ऑफ कंपनी। आप किसी वेंडर कंपनी से भी खरीद के ला सकते हैं। पांचवा, सरकार से ले सकते हैं। और छठा था इन हाउस, इंटरनली जनरेटेड, जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। 6 तरीके से आप इंटेंजिबल परचेज कर सकते हैं, बाय कैश, बाय एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, बाय एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, बाय अमेलगामेशन ऑफ कंपनीज, और 5वां था हमारा गवर्नमेंट, और 6 था हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एक एक करके सारे बताए थे। सबसे पहले आपको मैंने बताया था परचेज बाय कैश। परचेज बाय कैश, इसमें PPE की तरह लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। ट्रांजिट इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग, इंस्टॉलेशन, साइट प्रिपरेशन, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा काम है। इंटेंजिबल क्या है? इंटेंजिबल आपका प्योरली पेपर वर्क है, एक परमिशन है सरकार की तरफ से। पेटेंट के फॉर्म में हो सकती है, आपने कोई नया डिजाइन बनाया, आपने कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी, अपने नाम पर रजिस्टर करा ली, वो पेटेंट है। आपने कोई फिल्म बनाई, आपने कोई बुक लिखी, उस पर कॉपीराइट करा लिया, उसकी परमिशन ले लिया आपने सरकार से। ट्रेडमार्क के आपके बिजनेस का लोगो है, जैसे मेरी क्लासेस आप देख रहे हैं तो उस पर PJ लिखा हुआ है, ये लोगो रजिस्टर्ड है, कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। इसी तरह से चाहे मर्सिडीज, हुंडई, आप BMW, टाटा, रिलायंस, सबके जो ट्रेडमार्क्स हैं वो रजिस्टर्ड है, और दूर से पता लग जाता है कि किस कंपनी की बात हो रही है। तो इंटेंजिबल्स बड़े सिंपल है। ये तो एक तरह से एक्विजिशन या परमिशन होती है सरकार की तरफ से। तो सबसे पहले आता है परचेज प्राइस, फिर स्टैंप ड्यूटी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो स्टैंप पेपर लगेगा, स्टैंप ड्यूटी, ब्रोकरेज और कमीशन, और एनी अदर कॉस्ट। अब आपने एक पेपर अपने नाम पर रजिस्टर कराना, और क्या पैसे लगेंगे? परचेज प्राइस होगा, स्टैंप पेपर होगा, ब्रोकरेज होगी, या कोई और खर्चा जो एक्विजिशन से डील करता है। सिंपल सी स्टेटमेंट बन जाती है उसकी एक। और ये PPE की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बिल्कुल सिंपल होता है। अब मैंने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, मैंने उसको अपने नाम पे रजिस्टर कराना है, मैं सरकार को क्या करूंगा, गवर्नमेंट की फीस दूंगा और उसको अप्लाई कर दूंगा, वो मेरे नाम पे पेपर रजिस्टर कर देंगे अगर उनको लगता है कि ये जेन्युइन है। तो कुछ इंटेंजिबल्स में लंबा चौड़ा हिसाब नहीं होता बेटे। तो ये होता है परचेज बाय कैश। एंट्री क्या पास होगी? इंटेंजिबल टू कैश,
जितने पैसे आपके लगेंगे इनटेंजिबल टू बैंक कर देंगे और वो बैलेंस शीट में आ जाएगा, और उसको फिर हम धीरे धीरे अमोर्टाइज करते रहेंगे उसके बेनिफिट के अकॉर्डिंग। फिर अगले जो परचेज करने के दो तरीके हैं बेटे, मैंने बिल्कुल क्लास में डिस्कस नहीं कर रखे ये दोनों के दोनों तरीके एक्सचेंज वाले। मैंने बोला था AS10 को रेफर करो। क्यों? एक्सचेंज बाय शेयर्स हो या एक्सचेंज बाय एसेट्स हो, AS10 में बहुत डिटेल में पढ़ा के आया हूं, अब तो रिवाइज भी करा दिए, तो इसके लिए आपको AS10 रेफर करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी इंटेंजिबल शेयर्स के थ्रू खरीदते हैं तो शेयर्स की मार्केट वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी, उस पर हम कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की बात करें तो दो केस बनते हैं, कमर्शियल सब्सटेंस है या कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, फिर वो 3 केस देखते हैं, फेयर वैल्यू, गिवन अप, वो सारा प्रोसेस आपको AS10 से रेफर करना पड़ेगा, सेम है। मैं दोबारा से क्यों एक्सप्लेन करूं बेटे, जब हमने AS10 में पढ़ ही लिया, आपका क्यों टाइम वेस्ट करूंगा मैं। तो खरीदने के जो दो तरीके हैं एक्सचेंज वाले, ये AS10 बिल्कुल सेम है यहाँ पे। तो एक तो परचेज बाय कैश है जिसकी स्टेटमेंट आपको बनानी है सिंपल तरीके से। फिर हम आगे थे अमेलगामेशन ऑफ कंपनीज में, एक है परचेजिंग कंपनी, एक है वेंडर कंपनी। हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की, और हमने इसमें दो तरह से अमेलगामेशन पढ़ा था, एक था परचेज मेथड और एक था मर्जर। मर्जर का दूसरा नाम पूलिंग इंटरेस्ट मेथड। तो मर्जर को तो हम मानते ही नहीं, क्यों, सारा कुछ बुक वैल्यू पे आ जाता है। हम मानते हैं परचेज मेथड को, फेयर वैल्यू को। आपको याद होना चाहिए परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के सारे एसेट्स फेयर वैल्यू पे, सारी लायबिलिटीज पेबल वैल्यू पे टेक ओवर करती है। और मैंने एक स्पेशल एक नोट लिखवाया था कि अगर वेंडर कंपनी को अपने किसी एसेट की फेयर वैल्यू ना पता हो तो आप बुक वैल्यू पे टेक ओवर करा देना, लेकिन एक्सेप्शन में लिखवाया था इंटेंजिबल्स। वेंडर कंपनी के इंटेंजिबल्स परचेजिंग कंपनी के पास बुक वैल्यू पे नहीं आ सकते, उनकी फेयर वैल्यू पता ही होनी चाहिए। और अगर वेंडर कंपनी को अपने इंटेंजिबल की फेयर वैल्यू नहीं पता तो परचेजिंग कंपनी के लिए वो वैल्यूलेस है, हम उनको परचेजिंग की बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम उसको वहीं छोड़ देंगे, और वो वेंडर का लॉस है। और मैंने नट शेल में एक ही बात बताई थी कि वेंडर कंपनी के इंटेंजिबल परचेजिंग कंपनी के पास सिर्फ फेयर वैल्यू पे आ सकते हैं। अगर फेयर वैल्यू है पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट की तो रिकॉर्ड करो, नहीं तो वहीं छोड़ दो। तो ये रूल आपको मैंने लिखवाया हुआ है। अगर परचेज बाय कैश है तो परचेज प्राइस, स्टैंप ड्यूटी, कमीशन, ब्रोकरेज बस टोटल लगाना है। अगर अमेलगामेशन की बात करें तो परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के इंटेंजिबल्स को फेयर वैल्यू पे ही ले सकती है, बुक वैल्यू पे नहीं ले सकती। और अगर बुक वैल्यू है फेयर वैल्यू नहीं है तो वो वेंडर कंपनी के पास छोड़ दो, और वो अपने रियलाइजेशन अकाउंट में डालकर उसको क्लोज कर देगा, उसका लॉस है, उसको पीसीबीसी नहीं मिलेगा उसके लिए। अगर फेयर वैल्यू पता है तो उसको हम टेक ओवर कर लेंगे और उसके पैसे भी देंगे। फिर आया था परचेज फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर आपने सरकार से परचेज किया तो गवर्नमेंट से खरीदने के 3 तरीके हैं। पहला, फुल प्राइस। अगर 10,000 रुपए की एसेट है, आपने 10,000 में खरीदी है, 10,000 रुपए की एसेट है, आपने 8,000 रुपए में खरीदी है, इसको बोलते हैं कंसेशनल प्राइस। फुल प्राइस, कंसेशनल प्राइस। 10,000 रुपए की एसेट है, आपको फ्री में मिल गई, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कोई बात नहीं। अगर सरकार से आपने कोई इंटेंजिबल खरीदा है, कोई लाइसेंस लिया आपने सरकार से, अगर आप पूरे पैसे दे के आए हैं तो उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे, कंसेशनल दे के आए हैं तो जितने पैसे आपने दिए हैं उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर फ्री में है तो नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेंगे, निल वैल्यू पे। आपको तो, आपके लिए तो फ्री है। ये हम गवर्नमेंट ग्रांट में भी पढ़ते हैं। कैश में खरीदेंगे तो आउटफ्लो चेक कर लो, अमेलगामेशन में खरीदेंगे तो फेयर वैल्यू चेक कर लो, सरकार से खरीदेंगे तो जो आपने पे किया है वो देख लो, चाहे वो फुल है, चाहे कंसेशनल है, चाहे वो फ्री है, जो पैसे आपके लगे हैं उस पर रिकॉर्ड कर लो आप। और फिर मैं आ गया था 6th पार्ट में, ये था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। मैं आपको चेक कराता हूं, ये देखो अमेलगामेशन का नोट लिखवा रखा है, फिर सरकार का नोट लिखवा रखा है, नोट्स आपके पास, आप नजर मार सकते हो, एक एक लाइन के कॉन्सेप्ट थे। फिर हम आगे थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, इन हाउस। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है रनबैक्सी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है सिप्ला, इनके पास दवाइयों के पेटेंट है। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है टोरेंट, इन सबके पास अपनी दवाइयों के फॉर्मूले हैं और इन्होंने अपनी लैब के अंदर रिसर्च करके बनाए।
ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, केमिकल कंपनीज हैं, जैसे एशियन पेंट्स है या बर्जर है, इनके पास अपने कलर्स हैं, अपनी लैब है, अपनी टेस्टिंग होती है इनकी। तो दो तरीके हैं, या तो किसी से बना बनाया सॉफ्टवेयर ले आओ, या तो किसी से बना बनाया सॉफ्टवेयर खरीद लो। अब मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, मार्केट में अवेलेबल है, हमने हायर किए, पर स्टूडेंट उनको दे दिया, उन्हीं का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो इसकी अकाउंटिंग सिंपल है। दूसरा, नहीं जी मैं तो अपना सॉफ्टवेयर खुद बनाऊंगा, तो मैंने 4 इंजीनियर बिठा दिए, उनको बोला यार इंक्रिप्शन का सॉफ्टवेयर बनाओ क्लासेस के लिए, मैं तो अपना सॉफ्टवेयर बना के अपने बच्चों को अपने सॉफ्टवेयर में क्लासेस दूंगा। इसको बोलते हैं इन हाउस। तो या तो कोई इंटेंजिबल बना बनाया परचेज कर लो, या फिर आप खुद बना लो, रिसर्च कर लो। तो चाहे आपको टेक्नोलॉजी बनानी है, चाहे आपको केमिकल बनाना है, चाहे आपको कोई फॉर्मूला बनाना है, कोई डिजाइन है, या तो मैं बनी बनाई गाड़ी मार्केट से परचेज कर लूं, इतनी सारी ब्रांड्स आते हैं उनकी, नहीं जी मैं तो अपनी गाड़ी खुद कस्टमाइज करूंगा, मैंने इंजीनियर्स बैठाए, मैंने बोला यार मैं अपने अपने तरीके से गाड़ी बनाऊंगा, मेरा डिजाइन है। इन हाउस या तो डेवलप करना पड़ेगा या बना बनाया परचेज करना पड़ेगा। जब आप इन हाउस की बात करते हैं तो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया था हमने क्लास में सिप्ला कंपनी का, कि ये दवाइयां कैसे बनाते हैं। इनके पास साइंटिस्ट की एक लैब होती है, वो लैब के अंदर रिसर्च करते रहते हैं, रिसर्च में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। रिसर्च का क्या पता है कि कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, रिसर्च में कोई फाइंडिंग्स होती ही नहीं है, रिसर्च तो चलती रहती है। साइंटिस्ट पिछले 10 साल से कैंसर की मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, नहीं बनी, लेकिन पैसे खर्च हो रहे हैं ऑनर के। लेकिन उसको पता है कि अगर ये कामयाब हो गए और दवाई बन गई तो वर्ल्ड वाइड क्या पैसे बनेंगे इनके। रिसर्च में लगा दिए 500 करोड़, लेकिन बनेंगे 50,000 करोड़। तो ये रिसर्च के ऊपर है कि रिसर्च कंप्लीट होती है कि नहीं होती। तो मैंने आपको बताया था कि 2 फेज होते हैं, एक होता है रिसर्च फेज और एक होता है डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज का मतलब होता है फाइंडिंग फेज, हम कुछ ढूंढ रहे हैं। लोग 30-30 साल 40-40 साल रिसर्च करते रहते तब भी कुछ नहीं मिलता। तो जो रिसर्च फेज है, इसमें जितना पैसा आप खर्च करेंगे वो सारा P&L में राइट ऑफ करेंगे, कैपिटलाइज नहीं कर सकते। क्यों? रिसर्च में जितना पैसा खर्च होता है वो इंटेंजिबल के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। रिसर्च में जब कोई चीज ही नहीं आपके पास, आपका कंट्रोल किस चीज के ऊपर है, आपकी ओनरशिप ही नहीं है कोई, आप तो ढूंढ रहे हैं कुछ मिल जाएगा क्या। लेकिन जब हम डेवलपमेंट में आते हैं तो ये ट्रायल फेज होता है आपका। जब रिसर्च कंप्लीट हो जाती है और साइंटिस्ट कहता है जी ये फॉर्मूला बना है और हमने इसकी टेस्टिंग कर ली है, तो आप जिस दिन साइंटिस्ट लैब में से चीखे मारता हुआ नजर बाहर आता है, उड़ रहे हमने कर दिखाया, वो आपका रिसर्च का एंडिंग फेज होता है। और वहां से ऑनर क्या करते हैं, ट्रायल फेज शुरू करते हैं। पहले चूहों पे ट्रायल करेंगे, फिर किसी और जानवर पे ट्रायल करेंगे। ऐसे थोड़ा ना पब्लिक को दवाई खिला देते हैं। कोरोना आया था, उसकी वैक्सीन बनी थी तो उसकी भी टेस्टिंग हुई होगी, सीधा थोड़ा ना इंजेक्शन लगा दिए लोगों को। तो एक होता है रिसर्च, साइंटिस्ट अभी ढूंढ रहा है कुछ। दूसरा होता है डेवलपमेंट, साइंटिस्ट का काम खत्म, वो कहता है मेरा तो फॉर्मूला तैयार है, आप लो इसकी प्रोडक्शन कर सकते हो। ऑनर क्या करता है, अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए पहले इसको ट्रायल करता है। तो जब तक वो खुद सेटिस्फाई नहीं होता कि इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होनी चाहिए, तब तक वो ट्रायल फेज में रहता है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट फेज। तो डेवलपमेंट फेज के अंदर जितना पैसा आप खर्च करेंगे वो कैपिटलाइज होता रहेगा और हम उसको इंटेंजिबल मानते हैं। तो मैंने आपको 2 फेजेस बताए थे, रिसर्च और डेवलपमेंट। ये आपका इंटेंजिबल है, इसको बैलेंस शीट में रखेंगे, हम कैपिटलाइज करेंगे, ये P&L में जाएगा। और फिर मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई थी डेवलपमेंट फेज की, अगर आपको याद हो तो। ये जो डेवलपमेंट फेज के अंदर हम पैसा कैपिटलाइज करते हैं वो इन 4 कंडीशंस के हिसाब से करते हैं। पहला, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या टेक्निकल फिजिबल है। ये जो साइंटिस्ट बना के लाया फॉर्मूला, साइंटिस्ट बना के लाया डिजाइन, साइंटिस्ट बना के लाया हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी, क्या ये टेक्निकल फिजिबल है, क्या ये प्रोडक्शन में जा सकती है। ये तो कह रहा है फॉर्मूला बन गया, तो पहले हम उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक करते हैं। फिर हम ये चेक करते हैं कि क्या ये कमर्शियल प्रोडक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्या इसके लिए कोई एक्सटर्नल मार्केट है जिसको बेचें। मार्केट ही नहीं तो बेचोगे किसको। उड़ने वाली गाड़ी बना लिया आपने, कितने लोग हैं खरीदने वाले, एक्सटर्नल मार्केट भी तो चेक करनी पड़ेगी ना। टेक्निकल फिजिबिलिटी देखते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन की फिजिबिलिटी देखते हैं, एक्सटर्नल मार्केट है कि नहीं है, क्या ये जो आउटपुट है ये अवेलेबल फॉर सेल हो जाएगा कि नहीं होगा। वो सारी कंडीशन आपको मैंने बताई थी। तो जब ये कंडीशन आपको लगता है कि पूरी हो जाएंगी, मार्केट भी है, प्रोडक्शन भी हो जाएगी, सेल भी हो जाएगा, टेक्निकली फिजिबल है, तो जितना पैसा हम ट्रायल में खर्च करते हैं वो कैपिटलाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी फेल हुआ, कोई भी चीज फेल हुई, तो फिर ये वेस्ट है, इसको उठा के P&L में डाल देंगे हम।
तो डेवलपमेंट में जितना पैसा आप कैपिटलाइज करके बैठे उसको राइट ऑफ कर देंगे। अब मान लो एक दवाई बन गई, उस दवाई का हमने ट्रायल किया, 4 साल से ट्रायल हो रहा है, और चौथे साल में ओनर को लगा नहीं यार ये पब्लिक को दवाई नहीं दे सकते, इसका रिएक्शन है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, हम नहीं इसको बनाएंगे। नहीं बनाएंगे तो खत्म, राइट ऑफ करके परे मारो, बैलेंस शीट में क्यों रखा हुआ है। एक सीए ने किताब लिखी इनकम टैक्स के ऊपर, 2 साल लगा के उस पर कॉपीराइट करा लिया। जब कॉपीराइट कराया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट टैक्स कोड लगा दिया, कहते पुराना इनकम टैक्स हटा रहे हैं, नया इनकम टैक्स एक्ट लेके आ रहे हैं। तो पुरानी किताब कौन पढ़ेगा, वो कॉपीराइट बेकार है आपका, उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो देखना पड़ता है ना बेटे, प्रोडक्शन होगी कि नहीं होगी, मार्केट बनेगी कि नहीं बनेगी, कस्टमर को देंगे, ये पूरी कहानी बेटे आपको मैंने सबसे ज्यादा टाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया था क्लास में। तो ये परचेज करने के मैंने आपको 6 तरीके बताए थे, 6 में से 4 ही बताए थे, 2 तो AS10 वाले ही हैं। परचेज बाय कैश, एमलगामेशन, गवर्नमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। या तो मार्केट से खरीद लो या फिर आप इन हाउस बना लो। अच्छा जी, ये सारी चीजें बताने के बाद फिर हमारा लेक्चर नंबर 3 आ गया था, और मैंने आपको इंटेंजिबल्स को अमोर्टाइज करने के लिए बताया था। 2 तरह से आप अमोर्टाइजेशन कर सकते हैं। पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 ईयर्स, आप इंटेंजिबल्स पे 10 ईयर्स की पॉलिसी लगा दो, SLM, सबसे आसान तरीका। कोई भी इंटेंजिबल आपके पास है, सीधा 10 ईयर्स। और अगर आप 10 साल से ज्यादा पीरियड लेना चाहते हैं, 15, 20, 25, तो फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी लाइफ 10 साल से ज्यादा है। और प्रूफ क्या होता है, लीगल लाइफ। मेरे को एक कॉपीराइट मिला किसी फिल्म, मैंने एक फिल्म प्रोड्यूस करी, मेरे को उस पर कॉपीराइट मिला, सरकार ने कॉपीराइट में लिख दिया 20 ईयर्स, तो प्रूव हो गया कि 20 ईयर्स की लाइफ है इसकी। तो मैं 10 ईयर्स को बेस नहीं मानूंगा, मैं 20 को बेस मानूंगा। मेरे पास ऑडिटर आएगा पूछने के लिए, बोलेगा 10 से ऊपर क्यों ले रहे हो, मैं देखो कॉपीराइट पे 20 साल लिखे हुए हैं। तो लाइफ 10 साल से ऊपर भी हो सकती है, लाइफ 10 साल से कम भी हो सकती है, और उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा कम ज्यादा का। लेकिन स्टैंडर्ड लाइफ क्या है, 10 ईयर्स, कम ज्यादा हो सकती है उसकी लीगल लाइफ। अब जैसे गुडविल है, अमेलगामेशन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में पढ़ाया था कि गुडविल को 5 साल में अमोर्टाइज करो, तो गुडविल की लाइफ 5 साल है, तो उसका प्रूफ क्या है, AS14। तो वैसे तो स्टैंडर्ड लाइफ 10 ईयर्स है, लेकिन कम ज्यादा हो सकती है, उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो एक तो ये तरीका था। एक ऑल्टरनेटिव बताया था आपको मैंने, अगर आपको लगेगी यार 10 ईयर्स SLM ये तो गलत है, कुछ और तरीका बताओ, तो फिर इसका दूसरा तरीका है रेशियो ऑफ कैश इनफ्लो। तो जिस इंटेंजिबल की बात हो रही है, आप उसका प्रोजेक्शन करो, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, उसके प्रोजेक्टेड इनफ्लोज निकालो, तो इनफ्लो की रेशियो में आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। कैश इनफ्लो हो सकते हैं, प्रोडक्शन के यूनिट्स हो सकते हैं, सेल के यूनिट्स हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो कैश इनफ्लो, प्रोडक्शन के यूनिट्स हो, सेल के यूनिट्स हो, जो रेशियो आपको दे रखी हो उस रेशियो में बांट लो। किसी साल प्रोडक्शन ज्यादा होगी, किसी साल कम होगी, तो किसी साल अमोर्टाइजेशन ज्यादा होगा, किसी साल कम होगा, वो रेशियो लेनी है आपने। फिर बच्चे ने पूछा था सर इन दोनों में से बेटर कौन सा है, तो बेटर तो बेटे ये है, ये जो कैश इनफ्लो की रेशियो होती है ये बेटर होती है। और अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं बनाना चाहते, कैश इनफ्लो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते, आपके पास कोई रेशियो वेशो नहीं है, स्टैंडर्ड पीरियड है 10 ईयर्स का, लेकिन ये हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ में भी प्रेफर करते हैं। ये पूरी कहानी आपको बताई थी बेटे, ये नोट्स लिखे हुए हैं, कॉपी आपके पास है। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े थे, फिर मैंने आपको इसकी एंट्रीज पास कराई थी। पहली एंट्री पास होती है इनटेंजिबल टू बैंक, ये तो परचेज करने की एंट्री हो गई, बैलेंस शीट में पहुंच गया। अब हम एंट्री पास करेंगे अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इंटेंजिबल, P&L अकाउंट डेबिट टू अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। जब हम PPE में तो क्या एंट्री पास करते थे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू PPE, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो टेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करना है ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ, तो उसको डेप्रिसिएशन बोल देते हैं। इनटेंजिबल्स को राइट ऑफ करना, उसको अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस बोल देते हैं। एंट्रीज आपको पास करनी आती हैं। जब हम शेड्यूल 3 के हिसाब से P&L बनाते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन लिखते हैं। ये पूरी कहानी आपको बताई हुई बेटे, ये 2 एंट्रीज पास कराई हुई है। फिर क्वेश्चन शुरू हो गए थे हमारे, पहले क्वेश्चन नंबर 10 कराया आपको, क्वेश्चन नंबर 8 कराया, फिर 8 के बाद 18, 19 क्वेश्चन शुरू हो गए, चलते रहे 21, 26, 32 क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। इनके होमवर्क, इनके सोल्यूशन बुक के अंदर होंगे, तभी डिस्कस कर रखे हैं। अनसोल्ड होते तो मैं कराता आपको।
फिर हम इम्पेयरमेंट पे आ गए, लेक्चर नंबर 4 इम्पेयरमेंट। वैल्यूएशन टेस्ट एट ईच बैलेंस शीट डेट। इम्पेयरमेंट का नाम सब जानते हैं, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन कहते हैं। मेरे पास एक इंटेंजिबल है, इसकी कैरिंग अमाउंट है 10,000 रुपए। कैरिंग अमाउंट का मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है? बैलेंस शीट वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट है 8,000 रुपए। ये रिकवरेबल अमाउंट कैसे आता है? AS28 बताता है। वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। 2,000 रुपए डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन है, इसको हम इंपेयरमेंट लॉस बोल देते हैं, P&L में राइट ऑफ कर देते हैं। AS10 में बताया तो था, AS28 में भी बताया है। अगर किसी एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कम नजर आती है तो ऐसा लगता है कि बैलेंस शीट ओवरस्टेटेड है आपकी, तो इसको डाउनवर्ड करो। अगर एसेट्स की वैल्यू कम है तो राइट ऑफ करो। डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है? इंपेयरमेंट लॉस। एंट्रीज आपको पास करनी आती है, इंपेयरमेंट लॉस टू एसेट्स, P&L टू इंपेयरमेंट लॉस। लेकिन एक मजे की बात बताई थी मैंने आपको, आप इनटेंजिबल्स के केस में आप एक मजेदार बात बताई थी मैंने आपको, इनटेंजिबल्स के केस में आप डाउनवर्ड तो जा सकते हैं लेकिन अपवर्ड नहीं जा सकते। इनटेंजिबल्स में रीवैल्यूएशन मॉडल अलाउड नहीं है, रीवैल्यूएशन रिजर्व अलाउड नहीं है। पीपीई में तो दो मॉडल थे, कॉस्ट मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल। इनटेंजिबल में एक ही मॉडल है, कॉस्ट मॉडल। आप डाउनवर्ड तो जा सकते हैं, आप अमोर्टाइजेशन, आप इसको अमोर्टाइज कर सकते हैं, आप इसको इंपेयर कर सकते हैं, डाउनवर्ड जा सकते हैं, लेकिन अपवर्ड नहीं जा सकते। रीवैल्यूएशन मॉडल इज नॉट अलाउड फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। AS26 मना करता। अब बच्चा पूछता सर इंडियस में भी नहीं, इंडियस 38 में दोनों मॉडल अलाउड है। अगर आप इंडियस में जाएंगे तो अपवर्ड डाउनवर्ड वहां पे भी दोनों अलाउड है, जैसे पीपी में दोनों अलाउड है। फिर बच्चा बोलता है सर AS में, अरे पुरानी चीजें है यार, ये लोग अपडेट ही नहीं करते। जब पीपीई में दो मॉडल दे दिए तो इंटेंजिबल में भी दो मॉडल दे देते, क्या दिक्कत है? इंडियस में भी तो दे रखे हैं आपने। ये पूरी कहानी आपको बताई थी बेटे, ये वही AS28 वाली टेक्निक है। ये देखो समरी में मैंने एक ही बात लिखवाई थी, डाउनवर्ड इंपेयरमेंट लॉस, अपवर्ड इग्नोर करेंगे क्योंकि अलाउड ही नहीं है। फिर मैंने इसका क्वेश्चन भी कराया आपको 14th, ये इस बार के MTP में भी था। 14th के बाद फिर ये दो क्वेश्चन और डिस्कस करें, फिर मैं आ गया था नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ऐसे कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं जो इंटेंजिबल के तौर पे क्वालिफाई नहीं करते? ये वही पैराग्राफ 56 है, वही चार चीजें। कौन कौन सी? एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, स्टार्टअप कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट। क्लियरली मना कर रखे हैं, कहते प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। और मैंने इसमें एक चीज और लिखवा रखी होगी, रीलोकेशन कॉस्ट, एक एसेट को दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना। ये AS10 में भी बताई थी मैंने। वैसे मेनली तो चार है, ये पांचवा मैंने आपको रीलोकेशन वाला जो पॉइंट है एक्स्ट्रा में ऐड कराया। ये चारों के चारों पैराग्राफ 56 कहता है इंटेंजिबल है ही नहीं, ये तो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इनको राइट ऑफ करो। इंटेंजिबल एसेट आपको फिर भी इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं, लेकिन फिक्टिशियस तो सिर्फ राइट ऑफ हो सकते हैं क्योंकि मार्केट में सेलेबल नहीं होते। क्या आपका कोई एडवर्टाइजिंग सस्पेंस, आपका कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, आपका कोई स्टाफ ट्रेनिंग मार्केट में खरीदेगा? ये तो खर्चे हैं जी, एसेट कहां से राइट ऑफ करके परे मारो। हम इन सबको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के बंद कर देते हैं। फिर मैंने ये सारी चीजें क्वेश्चन में डिस्कस करी है आपके साथ, चार क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं। जिन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बुक में है वो डिस्कस कर लेता हूं, अनसोल्ड वाले आपको मैं क्लास में करा देता हूं, और सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क में जाते हैं। और चार चीजें हम क्लास में कवर करते हैं, आपका स्टडी मैट, RTP, MTP और पास्ट एग्जाम। जिसने ये चार चीजें पढ़ ली वो तर गया। बच्चा पूछता है जी और क्या करें? अरे इतना कर लो बहुत है भाई, 70-80% क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। फिर जी क्वेश्चन नंबर 9, ये सब प्रैक्टिकल शुरू हो गए हमारे। 11 क्वेश्चन करा रखे हैं। फिर हम आ गए थे टोल रोड पे, एक्सप्लेनेशन ऑन टोल रोड, और AS26 इसको डील नहीं करता।
मैंने टोल रोड की कहानी आपको सुनाई थी, और सबसे मजे की बात यह है कि AS 26 में ये प्रोविजन ही नहीं है। ये आपको मैंने नॉलेज के लिए पढ़ाया था, क्योंकि शेड्यूल 2 कवर होती है इसमें। शेड्यूल 3 में तो बैलेंस शीट P&L है, ये शेड्यूल 2 का पॉइंट था। एक बार मैंने किसी आरटीपी में टोल रोड का क्वेश्चन देखा था, इसलिए मैंने क्लास में डिस्कस किया था। AS 26 के बेयर में आपको नहीं मिलेगा। क्या कॉन्सेप्ट था आपको मैंने बताई थी बात, कि आपने दिल्ली से जयपुर जाना है, 300 किलोमीटर का रास्ता है। सरकार ने क्या किया, ये जो सड़क है ये टूटी फूटी सड़क थी, लोगों को पहुंचने में लगते थे 7 घंटे, और सड़क भी टूटी हुई थी, गाड़ी चलती नहीं थी, स्लो स्लो, थकावट अलग से होती थी। तो भारत सरकार ने क्या किया, इस सड़क को बनाने का ठेका किसी और को दे दिया। वैसे जो रोड्स हैं ये NHAI के पास है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके पास इन सारे रोड्स की ओनरशिप है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है ये। इन्होंने क्या किया, एक प्राइवेट कंपनी पकड़ी, इनको बोला आप इस 300 किलोमीटर का रोड बनाओ। इन्होंने यह चकाचक रोड बना दिया सर, और इस रोड को बनाने में लग गए इनके 1800 करोड़। अब कंपनी सरकार से कहती है लाओ 1800 करोड़, सरकार कहती है हम नहीं पैसे देंगे, तुम ऐसा करो इस 300 किलोमीटर की रोड पे हर 60 किलोमीटर पे एक अपना टोल बूथ लगा लो, और जो गाड़ियां वहां से निकलेंगी उनका फास्ट टैग आप स्कैन करते रहो, पैसे लेते रहो। तो जो बंदा 300 किलोमीटर गाड़ी चलाएगा वो 5 बार इनको टोल पे करेगा। तो कंपनी कहती है उस टोल से हम क्या करेंगे, कहते वो आपका रेवेन्यू है। कंपनी कहती कितने, कहते 50 साल तक। तुम 50 साल तक इस रोड को मेंटेन करो और लोगों से चार्ज करो। तो फिर ये जो कंपनीज होती हैं ये एस्टिमेशन लगाती हैं कि लाइसेंस मिला है हमें 50 ईयर्स का, 1800 करोड़ हमारे कॉस्ट में लग गए, तो ये हिसाब लगाते हैं कि कितनी गाड़ियां निकलती हैं आने जाने वाली, और इन्हें एक दिन में पता होता है कि कितनी गाड़ियां आती हैं एवरेज, कितने पैसे इनको मिलेंगे। इन्होंने हिसाब लगाया तो इनको पता लगा जी 50 साल में ये 20,000 करोड़ रुपए यहां से रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे। कॉस्ट कितनी है 1800, और रेवेन्यू कितना है 20,000 करोड़। लाइसेंस कितना है 50 साल का। रोड की ओनरशिप नहीं देती NHAI, सिर्फ उस पे गाड़ियों से चार्ज करने का लाइसेंस दे दिया कि सड़क तुमने बनाई है, पैसे तुमने लगाए, लोगों से पैसे तुम रिकवर कर लो। इसको बोलते हैं टोल रोड लाइसेंस। प्रैक्टिकली ऐसा ही हो रहा है आजकल। आपको पूरी कहानी सुनाई थी मैंने। अब ये जो 1800 करोड़ खर्च हुए हैं, ये इसको फिजिकल फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं करेगा कि मैंने सड़क बना दी है, रोड बना दी है, मेरा PP है, नहीं, ये इसको लाइसेंस मानेगा और इसको इंटेंजिबल मानेगा। अब इसको अमोटाइज कैसे करेगा, वो अमोटाइज करेगा 1800 इंटू एक्चुअल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 20,000 करोड़। मान लो मुझे फर्स्ट ईयर का अमोटाइजेशन निकालना है, तो ये चेक करेगा कि पहले साल में कितना रेवेन्यू मिला है इसको, तो इसको पता लगा कि पहले साल में इसको 800 करोड़ मिले हैं, और ये ऐसे रेवेन्यूज 50 साल तक मिलते रहेंगे। तो एक्चुअल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू इनटू लाइसेंस कॉस्ट, ऐसे अमोटाइज करता है ये। तो ये पहले 50 साल का टोटल रेवेन्यू एस्टिमेट करेगा, फिर जैसे जैसे उसमें से एक्चुअल आता जाएगा उस रेशियो में उसको अमोटाइज करता रहेगा। अब मान लो अगले साल आए हम, अगले साल का रेवेन्यू 900 है, तो कोई बात नहीं, उसकी रेशियो बना लेगा। ये पूरी कहानी आपको बताई थी। और इस मॉडल को पता है क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार तो बाहर हो गई। अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से पूछा गया कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो यार रोड टैक्स भी देते हैं, अब गाड़ी चलाते हैं तो हम टोल रोड दे रहे हैं, गाड़ी पार्क करते हैं तो उसके पैसे दे रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बोला था कि पहले से ये सड़क टूटी हुई थी, तुम्हें 7 घंटे लगते थे, अब तुम 3 घंटे में जयपुर पहुंच जाते हो, 4 घंटे बच गए तुम्हारी गाड़ी का पेट्रोल बच गया। 7 घंटे गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल कितना लगेगा, 3 घंटे गाड़ी चलेगी तो पेट्रोल, तो तुम्हारे पेट्रोल के पैसे भी तो बचे हैं। अगर हमने तुमसे 200-300 रुपए ले भी लिए तो भी तुम्हारा टाइम बच गया और तुम्हारे पैसे बच गए। तो लोगों को बात समझ में आती है कि यार बात तो ठीक कह रहे हैं, टाइम भी बच गया और गाड़ी की मेंटेनेंस भी कम पड़ेगी और हर तरह से फायदे हैं। देश ऐसी तो तरक्की करता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको PPP मॉडल बोलते हैं। पूरी कहानी इसके पीछे मैंने आपको क्या लॉजिक समझाया था, टोल रोड को हम लाइसेंस मानते हैं और उसको अमोटाइज करते हैं रेवेन्यू की रेशियो में। ये पूरी कहानी मैंने आपको बेटे यहाँ सुनाई थी, नोट्स आपके पास है, पढ़ सकते हैं। फिर मैंने इसका क्वेश्चन भी कराया था क्लास बुक से।
फिर 36 आ गया था रेक्टिफिकेशन का, फिर 39, फिर मैं आपको लेके आया था इंटरनली जनरेटेड गुडविल पे, और मैंने बोला था अमेलगामेशन के टाइम पे परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी से जो गुडविल एक्वायर करती है उसके पीसी में पैसे देते हैं हम। परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी से जब गुडविल एक्वायर करती है उसका पीसी पे करते हैं हम, परचेज कंसीडरेशन, तो वो गुडविल परचेज्ड गुडविल है, वो बुक्स में आती है। लेकिन अगर कोई हमने अमेलगामेशन नहीं करा, हमने किसी की कोई गुडविल नहीं खरीदी, हम अपनी गुडविल की बात करें तो सेल्फ गुडविल बुक्स में नहीं आती। अब मान लो मेरे को पढ़ाते हुए 25 साल हो गए, मानना क्या हो ही गए, अब 25 साल में सर सारे बच्चे जानते हैं कि प्रवीण जिंदल नाम का एक टीचर है जो अकाउंट्स पढ़ाता है, ये मेरी गुडविल है, पर मैं अपनी गुडविल को वैल्यू करके अपनी बुक्स में थोड़ा ना रख सकता हूँ। क्यों? फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बिजनेस के एफर्ट से बनती है ये। अगर टाटा ने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई किया तो टाटा का नाम बना है, टाटा ने वो नाम किसी से खरीदा तो नहीं है। तो जब हम अपने बिजनेस में एफर्ट डालते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन करते हैं, तो नाम जनरेट होना शुरू हो जाता है। ओबरॉय होटल्स हैं, लीला होटल्स हैं, इन लोगों ने सर्विस से नाम बनाया अपना। तो जो गुडविल सेल्फ एफर्ट से क्रिएट होती है सर, जो हमने खरीदी नहीं है, वो बुक्स में नहीं आ सकती। क्यों? डबल एंट्री सिस्टम फेल होता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आइटम थोड़ा ना बैलेंस शीट में आते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुडविल तो आ रही है, उसके क्रेडिट में जाएगा क्या? कुछ भी नहीं, फ्री में है ये गुडविल। फ्री गुडविल को बुक्स में कैसे दिखा सकते हैं? तो जो गुडविल इंटरनली जनरेटेड है उसको बुक्स में नहीं दिखाते हम, और जो चीज बुक्स में नहीं आती उसको अमोर्टाइज भी नहीं करते हम। सिर्फ परचेज्ड गुडविल बुक्स में आती है, और परचेज्ड गुडविल के लिए कोई ना कोई बिजनेस एक्विजिशन जरूरी होता है। ये बात आपको मैंने यहां बताई थी। फिर लेक्चर नंबर 6 आ गया था, क्वेश्चन नंबर 7 कराया आपको, 17 कराया। देखो कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रखी है। फिर ये 4 क्वेश्चन और डिस्कस करे क्लास में, फिर 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए प्रैक्टिस के लिए आपको। फिर हमारे पास आ गया था डिस्पोजल ऑफ एसेट। डिस्पोजल का मतलब क्या है? सेल करना। आपके पास कोई इंटेंजिबल पड़ा, आपने बेच दिया, तो बेचेंगे तो क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस। और किताबों में से क्या हटा देंगे? कैरिंग अमाउंट। पैसे ज्यादा मिलेंगे कैरिंग अमाउंट से तो प्रॉफिट है, कम मिलेंगे तो लॉस है। एंट्री आपको पास करनी आती है, 11वीं कक्षा से पास करते आ रहे हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और जो डिफरेंस आएगा वो P&L में चला जाएगा, नफा नुकसान है। चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ये तो AS 10 में पढ़ के आए हो। आपके पास एक इंटेंजिबल है 10 लाख का, इसकी लाइफ है 10 ईयर्स। हमने इसमें से 3 साल यूज कर लिया, 3 लाख राइट ऑफ कर लिए, ये 7 लाख है, ये 7 ईयर्स है। आपने इस लाइफ को एसेस किया तो आपको लगता नहीं यार ये 7 नहीं है, ये तो आपको लगता है 5 साल ही है। हमने सोचा था इनिशियली कि एसेट 10 साल काम करेगी, लेकिन नहीं, 8 साल ही काम करेगी। 3 निकल चुके हैं, 5 रह गए। तो आपको AS 10 में भी बताया था, चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ, चेंज इन साल्वेज वैल्यू, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, सब चेंज इन एस्टिमेशन होते हैं। प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे देखते हैं, पास्ट में मुड़ के नहीं देखते। बस करना क्या है, तो 7 लाख को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 1.4 का आपका अमोर्टाइजेशन। लाइफ कम हो गई तो अमोर्टाइजेशन बढ़ जाएगा, लाइफ बढ़ जाएगी तो अमोर्टाइजेशन कम हो जाएगा, स्लो कर देंगे। तो 7 साल में जो चीज अमोर्टाइज होनी थी वो 5 में, तो फास्ट करेंगे, अमोर्टाइजेशन बढ़ा देंगे। इतनी सी तो बात है। और अगर मैं बोलूं नहीं जी ये तो दोबारा से 10 साल है, हमें लग रहा था रिमेनिंग 7 ईयर्स है, हमने इसको रीअसेस किया, नहीं जी नहीं, 10 साल कहीं नहीं जाती एसेट। तो 3 साल यूज कर लिए, 10 साल और, तो टोटल 13 साल हो गए। फिर तो अगर आप लाइफ को 10 साल मानेंगे तो अमोर्टाइजेशन 70,000 रुपये हो जाएगा, स्लो करना पड़ेगा आपको। लाइफ बढ़ती है तो अमोर्टाइजेशन स्लो हो जाता है, लाइफ कम होती है तो अमोर्टाइजेशन फास्ट हो जाता है, पता ही है आपको। लेकिन पास्ट में मुड़ के नहीं देखना, प्रोस्पेक्टिवली बेसिस पे। इसको बोल देते हैं चेंज इन लाइफ। और AS 26 कहता है इंटेंजिबल्स की लाइफ हर बैलेंस शीट डेट को आप रीअसेस करोगे, क्योंकि ये एसेट्स फिजिकली आपके पास होते नहीं है, तो इनकी लाइफ आपको हर साल चेक करनी पड़ेगी। PPE में नहीं चेक करते हम हर साल, इंटेंजिबल में हर साल चेक करते हैं। ये देखो, ईच एंटिटी शुड रिव्यू estimated useful life of intangible at the end of each year. It may be possible that there is a change in useful life of asset. तो उसको अपना अमोर्टाइजेशन रिवाइज करेगा, फिर ये हर साल आपको रीअसेस करना पड़ेगा। फिर हम आगे बढ़ गए, एग्जाम्पल कराया आपको।
फिर ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट आ गया था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड वेबसाइट्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और वेबसाइट्स में मैंने आपको बताया था ये आम इंटेंजिबल्स नहीं है, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटेंजिबल्स हैं। आपको मैंने सॉफ्टवेयर में 3 तरह की वैरायटी बताई थी। सॉफ्टवेयर का पहला टाइप, मैं मार्केट में गया, मेरे को एप्पल का लैपटॉप लेना है, मुझे डेल का लैपटॉप लेना है, मुझे एचपी का लैपटॉप लेना है, मुझे किसी कंपनी का लैपटॉप चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा यार इस लैपटॉप में आप क्या 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 कौन कौन से सॉफ्टवेयर दे रहे हो? तो वो कहते हैं एमएस ऑफिस डाल के देंगे, विंडोज भी डाल के देंगे। तो जब मैं पहली बार लैपटॉप खरीदने गया या कंप्यूटर खरीदने दिया तो उसमें प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके पैसे नहीं देने होते आपको। तो जो प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर के साथ आ रहे हैं उसकी कोई अकाउंटिंग AS 26 में नहीं करते, हम उसको AS 10 में PPE में रखते हैं कंप्यूटर के नाम से। जो सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड है कंप्यूटर के अंदर डला डला आ रहा है, आपको थोड़ा ना पैसे देने पड़े, आप तो कंप्यूटर के पैसे दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर तो साथ में फ्री दे रहे हैं, तो वो AS 10 में जाएगा, PPE के हेडिंग में, 26 लगता ही नहीं। दूसरा सॉफ्टवेयर, आप कंप्यूटर खरीद के घर ले आए, अब मैं तो सीए हूं, मेरे को तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे टैली चाहिए, मुझे बिजी चाहिए, तो ये महंगे सॉफ्टवेयर है, ये प्री इंस्टॉल्ड नहीं होते। तो फिर मैंने टैली कंपनी को फोन लगाया, उनका एग्जीक्यूटिव आया, उसको पैसे दिए, वो मेरे कंप्यूटर में डाल के गया। इसको बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन, एक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स। ये कंप्यूटर के साथ नहीं आए, ये मैंने खरीदे हैं अलग से। तो जो मैंने अलग से खरीदे हैं तो मुझे उसको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो सिंपल है, टैली के लिए मैंने 25,000 रुपए दिए। मैंने पूछा कितने साल की दे रहे हो? कहते 1 साल की। हर साल देने पड़ेंगे? कहते जी हाँ। तो जो सॉफ्टवेयर मैं ले रहा हूं मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा इंटेंजिबल टू बैंक, और उसकी अपनी लाइफ होगी। जितने साल की मेरे को लाइसेंस की मिली है उसमें मैं राइट ऑफ कर लूंगा। मेरे को एक सॉफ्टवेयर चाहिए था, मैंने कंपनी को फोन लगाया, उनका एग्जीक्यूटिव आया, उन्होंने लैपटॉप में डाला, मैंने पूछा कितने साल की है? कहता लाइफ टाइम है, जब तक यूज करना करो, 1 टाइम हम आपसे पैसे लेंगे। तो मैंने अगर एक बार पैसे दिए हैं और वो लाइफ टाइम मेरे को कह रहा है, तो AS 26 कह रहा है 3 to 5 ईयर्स। टेक्नोलॉजी 3 से 5 साल में चेंज हो जाती है। वो कह तो रहा है लाइफ टाइम, उसको खुद को पता है इतने अपडेट्स आते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, 3 to 5 ईयर्स। तो अगर तो सामने वाला आपको लाइफ बता रहा है 1 साल 2 साल, तो उसमें राइट ऑफ कर लो। वो लाइफ टाइम कह रहा है तो 3 to 5 ईयर्स ले लो आप। तो पहला सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के साथ प्री इंस्टॉल्ड आते हैं वो तो सॉफ्टवेयर होते ही नहीं, वो तो PPE होते हैं। दूसरा जो मैं बाद में अलग से खरीदता हूं उसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा और उसकी लाइफ के अकॉर्डिंग राइट ऑफ कर लूंगा। तीसरा सबसे मेन, इंटरनली जनरेटेड। अगर मैं सॉफ्टवेयर खुद बना रहा हूं तो मैंने चार इंजीनियर्स बिठाए और उनको बोला यार मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है, आप मेरे को सॉफ्टवेयर बना के दो। मार्केट ट्रेंड के हिसाब से मैं अपना सॉफ्टवेयर इंटरनली जनरेट कर रहा हूं, इंजीनियर्स की पूरी टीम बिठाई हुई है। तो ये वही बात होगी, या तो बनी बनाई बिल्डिंग ले लो या फिर बिल्डिंग को खुद कंस्ट्रक्ट कर लो, या तो बना बनाया सॉफ्टवेयर ले लो या फिर खुद बना लो। जब हम इंटरनली जनरेटेड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो फिर इसमें आपको खर्चों का हिसाब रखना पड़ेगा, इंजीनियर्स को आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी, कुछ ओवरहेड्स भी आएंगे। अब सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो खर्चे भी तो करेंगे, बिजली का, चाय पानी का, ट्रैवलिंग का, पता नहीं क्या क्या खर्चे आते हैं, सबका हिसाब रखो, उन्हीं के खाते में डालूंगा मैं सब। अच्छा, कोडिंग एंड टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर में क्या कोडिंग ही तो है। अच्छा, और प्रोडक्ट मास्टर, मैं जो अपनी क्लास वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये जो आपके पास पहुंचती है ये ओरिजिनल वाली वीडियो नहीं है। मेरी जो ओरिजिनल फाइल है वो तो 100 GB की है। फिर हम इसको क्या करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं, कॉम्प्रेस करने के बाद इसको इंक्रिप्ट करते हैं, इसका थोड़ा सा रेजोल्यूशन लो करते हैं, तब जाके ये आपके पास पहुंचती है। तो मेरे पास मेरी मास्टर कॉपी है, मेरे को अपना बैकग्राउंड चेंज करना है, ये टी शर्ट का कलर चेंज करना है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ मास्टर कॉपी से। तो हर टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी अपना एक मास्टर तैयार करके रखती है। तो प्रोडक्ट मास्टर, जो फिल्में आप तक पहुंचती हैं, जो आप थिएटर में जाके देखते हो, तो क्या थिएटर ओनर को ओरिजिनल मूवी आती है? नहीं, उसकी जो मास्टर कॉपी है वो तो ओनर के पास होती है, ये सब कॉपी आती है उनके पास।
आपको जो क्लास रन करने के लिए हम सॉफ्टवेयर देते हैं वो कॉपी होती है, ओरिजिनल तो हमारे पास पड़ा है। तो मास्टर की ये सब कॉस्ट में आपको लिखना पड़ता है, ये सारी चीजें, सैलरीज, ओवरहेड्स, कोडिंग एंड टेस्टिंग, और ये प्रोडक्ट मास्टर। क्या क्या नहीं लेना, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस नहीं लेने, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, सेलिंग ओवरहेड नहीं लेने, स्टाफ ट्रेनिंग नहीं लेना, स्टाफ ट्रेनिंग भी हम इसमें नहीं लेते। जो इंजीनियर डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनकी सैलरी तो लेनी है। अब आपका सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, आप अपने सेल्स टीम को ट्रेन कर रहे हो कि लोगों को कैसे बेचना है, कैसे डेमो देना है, वो ट्रेनिंग कॉस्ट है, वो सेलिंग एक्सपेंस आपका वो नहीं आता इसमें। ये पूरी कहानी आपको बताई थी बेटे। सॉफ्टवेयर में 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं और 3 to 5 ईयर्स में आपने अमोर्टाइज करना है। ये देखो आप, ये पूरी लिस्ट आपको बना के दी थी मैंने। अमोर्टाइजेशन 3 to 5 ईयर्स में था, 3 to 5 ईयर्स। सॉफ्टवेयर्स को और वेबसाइट्स को 3 से 5 साल में चेंज करना ही पड़ता है, टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली चेंज होती है बेटे। जो वीडियो गेम आज पॉपुलर है वो अगले साल पॉपुलर रहेगी कि पता नहीं। गेम क्या है, कोडिंग ही तो है आपकी, सॉफ्टवेयर ही तो है। फिर इसका क्वेश्चन भी कराया आपको, फिर क्वेश्चन नंबर 1 कराया, फिर क्वेश्चन नंबर 6 कराया, फिर थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक और जिंदल साहब का नाम आ गया, AS26 खत्म हो गया। मैंने इस पे 7 लेक्चर दिए थे, 10 घंटे लगाए थे, फास्ट ट्रैक में 5 घंटे लगाए थे, रिवीजन बेटे 1 घंटे में करा दिया मैंने आपको। मेन कॉन्सेप्ट सारे एक बार गो थ्रू करा दिए, क्वेश्चंस तो बेटे आपने पढ़ने हैं, क्योंकि अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको पता है रीडिंग में भी टाइम लगता है और सॉल्यूशन में भी टाइम लगता है। मैंने बहुत प्यार से और डिटेल में पढ़ाया था। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है आपके अटेम्प्ट के लिए, वहां से AS26 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक करके आप रिवीजन कर लो अपना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।